अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स टू माय क्लास एंड यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फिज़िक्स विद हामिद सऊद। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी पार्ट 1 का फिज़िक्स स्टार्ट करते हैं और इसमें पहला चैप्टर यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट पढ़ते हैं। लेकिन इसमें जाने से पहले हम फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं। फिज़िक्स की इंट्रोडक्शन पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, व्हाट इज़ फिज़िक्स, व्हाट इज़ इट्स स्कोप। अच्छा, अब देखिए इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में जाने से पहले आप देखिए फ़िज़िक्स की हम प्रीवियस हिस्ट्री देखते हैं कि फ़िज़िक्स कहाँ से किस तरह मतलब उसका कहाँ से स्टार्ट हुई, आज किस पोजीशन पर है। तो शुरू में जब इंसान की तख्लीक हुई तो इंसान ने सोचना शुरू किया, इंसान ने इस कायनात के बारे में गौर फ़िक्र करना स्टार्ट किया। मीन्स आज से 2-3 हज़ार साल पहले या 4,000 साल पहले तो इस कायनात के बारे में इंसान ने सोचना शुरू किया, थिंकिंग शुरू की। जिस तरह वो सोच रहा था कि अब इस कायनात की इर्तिका कैसी हुई, इस कायनात की शुरुआत कैसी हुई और इस कायनात की इंतहा कैसी होगी और ये कायनात किस पोजीशन पर खड़ा है। उसके ज़हन में मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात आते गए, मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया। मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के बाद अब देखिए ऑब्ज़र्वेशन क्या होता है। ऑब्ज़र्वेशन बेसिकली वो नॉलेज हो, द नॉलेज गेन थ्रू 5 सेंसेस। 5 सेंसेस की मदद से जो नॉलेज आप गेन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ज़र्वेशन। जिस तरह किसी चीज़ को आपने टच करना है, टच करने से जो नॉलेज आप गेन करते हैं, या आपने सी देखना है, या आपने खियर, या इसके अलावा आपने इसको स्मेल करना है, या इसके अलावा आपने इसको फीलिंग की मदद से, मीन्स कि इन 5 सेंसेस की मदद से जो नॉलेज आप गेन करते हैं उसको हम ऑब्ज़र्वेशन कहते हैं। तो इंसान ने मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया और उसके ज़हन में मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात आते गए उस वक़्त के हिसाब से। मीन्स के जिस तरह वो उसके ज़हन में क्वेश्चन अराइज हो गए कि व्हाट इज़ मून, ये चाँद क्या है, ये स्टार क्या है, ये सन क्या है, ये सन किस तरह तुलू होता है, किस तरह गुरूब होता है। इसके अलावा दिन और रात का बदलना कैसा होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट में, जिस तरह पानी में किसी ऑब्जेक्ट को डालना, कुछ चीज़ें डूब जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पानी की सतह पर ऊपर तैरती हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात उसके ज़हन में आते थे वक्त के साथ साथ। लेकिन अब कुछ सवालात ऐसे थे, कुछ थिंकिंग, उसकी जो थिंकिंग थी, जो ऑब्ज़र्वेशन थी, तो कुछ सवालातों के जवाबात, कुछ सवालात ऐसे थे जिनके जवाबात उनको वक्त के साथ साथ मिलते गए। तो जब वक्त के साथ साथ मिलते गए उसको इंसान के पास नॉलेज आता गया, इल्म आता गया, तो फिर उसने क्या किया, इस पूरे नॉलेज को, पूरे इल्म को, पूरे नॉलेज को एक ही कैटेगरी में रखा और एक ही सब्जेक्ट में रखा, जिसका नाम पड़ गया नेचुरल फ़िलासफ़ी। नेचुरल फ़िलासफ़ी मीन्स कि नेचर की फ़िलासफ़ी को समझना, नेचर की फ़िलासफ़ी को समझना। अब चूँकि नेचर की फ़िलासफ़ी अगर आप 1900 की स्टार्ट में देख ले, 19वीं सदी के आगाज़ में अगर आप देख ले, एट द बिगिनिंग ऑफ 1900 नेचुरल फ़िलासफ़ी, जिसको आजकल हम साइंस कहते हैं, और इस नेचुरल फ़िलासफ़ी नॉलेज इतना वसी हो गया इंसान के पास कि फिर भी इसको फर्दर कैटेगराइज़ करना पड़ा। और जब कैटेगराइज़ करना पड़ा तो उसमें हमारे पास 2 मेन ब्रांचेस, एक हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेस और एक हमारे पास फिज़िकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस मीन्स के द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, और जो फिज़िकल साइंसेस है इसको हम कहते हैं द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अब जो चीज़ें लिविंग थिंग, जानदार अशिया थी, उसको एक ही सब्जेक्ट में रखा, और जो चीज़ें बेजान अशिया थी तो उसको दूसरे सब्जेक्ट में रखा। अब देखिए ये बायोलॉजिकल साइंसेस और फिज़िकल साइंसेस पर टाइम के साथ साथ मीन्स के नॉलेज और भी बढ़ता गया, चूँकि मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्च और मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होते गए, तो अब उनको फिर फर्दर कैटेगराइज़ करना पड़ा। उसमें जिस तरह बायोलॉजिकल साइंसेस में हमारे पास बायोलॉजी आती है, बॉटनी, ज़ूलॉजी। इसके अलावा अगर आप फिज़िकल साइंसेस में देख लें, फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सेट्रा और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं। तो ये जितना भी नॉलेज था साइंस, नेचुरल फ़िलासफ़ी मीन्स जो जिसको साइंस कहते हैं,
तो इन सब को कोलेक्टिवली, हाँ वो फिज़िकल साइंसेस है या बायोलॉजिकल साइंसेस है, इसको कोलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, इसको कोलेक्टिवली हम फंडामेंटल साइंसेस कहते हैं। अब फंडामेंटल साइंसेस बेसिकली इसके मेन 3 फ्रंटियर्स है। एक हमारे पास, अब देखिए अगर आप इसके मेन 3 फ्रंटियर देख ले, एक हम यूँ कहते हैं वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, और एक दूसरा फ्रंटियर है जो कि हमारे पास कौन सा है, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है। और एक हमारे पास एक और फ्रंटियर है जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज ऑब्जेक्ट, तो ये मेन 3 फ्रंटियर्स है। वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज से मुराद यह है जिस तरह आप स्टार को स्टडी करते हैं, या आप सन को स्टडी करते हैं, या प्लैनेट्स को आप स्टडी करते हैं, जितने भी बड़े बड़े पार्टिकल्स है, ह्यूज पार्टिकल्स है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज। इसके अलावा हमारे पास एक और फ्रंटियर है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट को, जिस तरह आप इलेक्ट्रॉन को स्टडी करते हैं, या आप प्रोटॉन को स्टडी करते हैं, या आप न्यूट्रॉन को स्टडी करते हैं। मीन्स एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं। वैसे अगर आप देख लें तो एक एटम के अंदर तो हमें सिर्फ 3 पार्टिकल का पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसमें काफ़ी सारे पार्टिकल्स होते हैं, जिस तरह हमारे पास क्वार्क्स है, पयान है, मीज़ान, मुख्तलिफ़ किस्म के पार्टिकल्स हैं, जिनके बारे में हमें अभी तो फ़िलहाल हम इसकी डिटेल में जानना नहीं चाहते, हम सिर्फ उसके नाम बता रहे हैं, जस्ट समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जब हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कोर्स पढ़ेंगे तो आखिर तक इंशाल्लाह इन चीज़ों के बारे में आप समझेंगे, और हर एक चीज़ के बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास मेन 3 फ्रंटियर्स है। अब चूँकि फ़िज़िक्स जो है, फ़िज़िक्स हमारे पास कौन सी ब्रांच में आता है, नेचुरल फ़िलासफ़ी के फ़िज़िकल साइंसेस में आता है, तो हमारा काम जो है वो फ़िज़िक्स के साथ है। अब फ़िज़िक्स अगर आप देख लें, फ़िज़िक्स बेसिकली फ़िज़िकल साइंसेस में आता है, तो हम यूँ कहते हैं, हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स, व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, तो हमारा काम फ़िज़िक्स के साथ है। अब यहाँ पर देखें कि फ़िज़िक्स क्या है। फ़िज़िक्स हम यूँ कहते हैं द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर क्या है, मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट्स वेट, हर वो चीज़ जो जगह भी पकड़ता है और वज़न भी रखता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मैटर कहते हैं। मीन्स के हर वो एक चीज़ जो वज़न भी रखता है और जगह भी गिरती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मैटर कहते हैं। अब मैटर अगर आप देखें इन 3 फ्रंटियर्स में, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज में देख ले, स्टार, सन, गैलेक्सी, ये भी हमारे पास मैटर है। या वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल में देख ले, अगर आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, तो इन चीज़ों का अगर आप देखेंगे तो ये भी हमारे पास मैटर में आते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज ऑब्जेक्ट जो है, जिस तरह हमारे पास जो 3rd फ्रंटियर था, मिडल साइज ऑब्जेक्ट मीन्स के मॉलिक्यूलर लेवल से लेकर सरफेस ऑफ अर्थ पे जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आती है, उसको हम कहते हैं मिडल साइज ऑब्जेक्ट। मॉलिक्यूल मीन्स के कुछ एटम मिल के मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो मॉलिक्यूलर लेवल से लेकर सरफेस ऑफ अर्थ पे आपको जितनी भी चीज़ें नज़र आती है, वो आपको चेयर नज़र आता है, वो आपको गाड़ी नज़र आती है, वो आपको एरोप्लेन नज़र आता है, तो ये हमारे पास कौन से ऑब्जेक्ट है, इसको हम कहते हैं वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास सारे मैटर में आती है। इसके अलावा दूसरा वर्ड हमने यूज़ किया एनर्जी, कि द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी बेसिकली क्या है, एनर्जी अगर आप देखिए द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू सम वर्क, किसी भी बॉडी में काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, उसको हम एनर्जी कहते हैं। अब देखिए एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म है, जिस तरह हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। और एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब देखिए, ये हम क्या कहते हैं कि फिजिक्स को हम यूँ डिफाइन करते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेज इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन देम। इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप मतलब कि अगर एक मैटर है, उस मैटर के साथ एनर्जी एसोसिएटेड है। अब देखिए, जिस तरह मैं अगर आपसे ये कह दूँ कि सन है, अब सन मैटर है, अब सन से रोशनी आती है, रोशनी लाइट है, लाइट बेसिकली क्या है, एनर्जी है।
तो लाइट एनर्जी, अब एक मैटर से एनर्जी किस तरह निकलती है, एनर्जी और मैटर का आपस में रिलेशन क्या है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे इस मार्कर को देख लें, इस मार्कर में यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे इसके साथ एनर्जी एसोसिएटेड है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जैसे ही मैं इस मार्कर को छोड़ देता हूँ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लेकिन ग्राउंड को टच करने से पहले उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर काइनेटिक एनर्जी जब ग्राउंड को टच करता है वो साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो अब इस मेटल के साथ एनर्जी का क्या ताल्लुक है, या हम एक मेटल को एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, या एनर्जी को हम मेटल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, जिसको कंबाइनली हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ठीक है, लेकिन इसको रिलेट क्या एक साइंटिस्ट था जिसको आइंस्टाइन ने रिलेट किया, E = mc², मीन्स ये मास मतलब ये मैटर है, और यहाँ पर ये हमारे पास क्या एनर्जी और मैटर को आपस में क्या क्या रिलेट किया अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। लेकिन ये हम आगे जाके हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी बात यह है कि फिज़िक्स जो है वो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। हमारे पास क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल साइंसेज है। एक्सपेरिमेंटल साइंस से मुराद यह है कि बाकी जितनी भी आप सब्जेक्ट हो आप देख लें, आप बायोलॉजी आप देख लें, बायोलॉजी में अगर आप देखें बॉडी के पार्ट्स आप नाम लिखते हैं, आप उसकी फंक्शन आप डिस्कस करते हैं। लेकिन फ़िज़िक्स में इस तरह नहीं है कि आपने नाम लिया आपने उसका फंक्शन डिस्कस किया, बल्कि आपने उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपने इसको प्रूव करना है, एक्सपेरिमेंट आपने करना है। जिस तरह हम कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट अगर आप देखें कि अगर आपने फोर्स अप्लाई किया एक बॉडी के ऊपर, मास उसका कितना है तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इस वजह से हम यूँ कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल साइंस है, और एक्सपेरिमेंटल साइंस की जो बेस है, एक्सपेरिमेंटल साइंस की बेस किसके ऊपर है, वो हमारे पास मेजरमेंट के ऊपर है। ठीक है, अच्छा मेजरमेंट के ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिज़िक्स एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, और एक्सपेरिमेंटल साइंस की जो बेस है वो किसके ऊपर है, मेजरमेंट। और इस वजह से इस चैप्टर का नाम भी मेजरमेंट है। और हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर मेजरमेंट, अगर आप देखें जिस तरह आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट में आप डेटा आप कलेक्ट करते हैं, तो डेटा में अगर आपके पास लेंथ आता है, टाइम आता है, तो उसके हिसाब से आप एक्यूरेट डेटा आप लेते हैं, उसके साथ आप उस क्वांटिटी के मुताबिक आप यूनिट भी लगाते हैं। तो ये आपके पास एक एक्यूरेट मेजरमेंट है। ठीक है, तो जब आप एक्यूरेट मेजरमेंट करेंगे तो फिर आपके पास रिज़ल्ट सही आएंगे, अदरवाइज़ आपके पास रिज़ल्ट डिफरेंट आएंगे। तो इस वजह से जब हम किसी भी चीज़ को, जब हम किसी भी लॉ को आप किसी भी चीज़ को या किसी भी लॉ को आप वेरीफाई करते हैं, तो उसमें हम जिस तरह ग्रेविटेशनल लॉ है जिसमें हम मासेस रखते हैं, दो मासेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, तो फिर इनके दरमियान फोर्स कितना होगा, तो फोर्स भी हम उसका मैग्नीट्यूड देखते हैं, उसकी वैल्यू देखते हैं। तो इस वजह से हम यूँ कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल साइंस की जो बेस है वो मेजरमेंट पर है। और मेजरमेंट, अब देखिए इसी पूरे चैप्टर को हम इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेजरमेंट पढ़ेंगे कि किस तरह हमने चीज़ों को लेना है, उसके साथ कौन सी यूनिट लगाना है, कितने डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद कितने एक्यूरेट डिजिट हम काउंट करते हैं, और उसकी सिग्निफिकेंट फिगर, और इसके अलावा जो साइंटिफिक नोटेशन है, तो इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो जब आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे, इन शॉर्ट वर्ड्स में मैं यूँ कह सकता हूँ कि मेजरमेंट इज़ द EBC ऑफ फिज़िक्स। जब आप मेजरमेंट आपकी एक्यूरेट होगी, जब आपकी पैमाइश एक्यूरेट होगी, तो फिर तब जाके आपके पास आगे रिज़ल्ट सही आएंगे, आप आगे जाएंगे। तो हम यूँ कहते हैं कि मेजरमेंट इज़ द EBC ऑफ फिज़िक्स। तो ये मतलब एक ABC तो आप नहीं कह सकते, लेकिन हम यूँ कहते हैं कि एक बेसिक चीज़ है जिसको आपने लाजमी सीखना है। ठीक है, अच्छा तो इंशाल्लाह इस चैप्टर में हम मेजरमेंट के हवाले से बात करेंगे। लेकिन फ़िज़िक्स के काफ़ी सारे ब्रांचेज़ है जिसको हम कहते हैं, जिस तरह हमारे पास मैकेनिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, हीट फिज़िक्स है, साउंड फिज़िक्स है, न्यूक्लियर फिज़िक्स है, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स है। तो ये जितनी भी ब्रांचेस है आप लोअर लेवल पे आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, 10th क्लास में। तो ये अब देखिए फ़िज़िक्स के मुतालिक इतना नॉलेज वसी हो गया कि इसको फिर कैटेगराइज करना पड़ा, मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड करना पड़ा। तो ये जितनी भी ब्रांचेस है
ये हर एक ब्रांच के ऊपर एक एक चैप्टर तकरीबन आता है। जिस तरह सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है या सॉलिड स्टेट फिज़िक्स है, मॉडर्न फिज़िक्स है, तो हम इन चीज़ों को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हम सिर्फ इनको इंट्रोड्यूस करते हैं, हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमारे पास फिज़िक्स। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास चूँकि 19th सेंचुरी के एंड पे फ़िज़िक्स के मुतालिक नॉलेज जो था वो इतना वसी हो गया कि उस वक़्त के जो लोग थे उन्होंने वो सोच रहे थे कि अब फ़िज़िक्स के मुतालिक जितना नॉलेज था वो तो कंप्लीट हो गया, अब इसके अलावा इंसान क्या कर सकता है, मीन्स के फ़िज़िक्स तकरीबन कंप्लीट हो गए। अब वो सोचने लगे कि मतलब जो मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट किए गए, मुख्तलिफ़ इजादात हुए, जिस तरह एक ट्रेन है, ट्रेन चलता है, अब ट्रेन इसमें सारे प्रिंसिपल फ़िज़िक्स के यूज़ होते हैं। अब उसने सोचना शुरू किया कि अब ट्रेन जो है, अगर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त के साथ साथ उसका इंजन बेहतर करेगा। एरोप्लेन है, एरोप्लेन इसमें क्या करेगा इंसान, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंजन बेहतर करेगा या डिज़ाइन चेंज करेगा, बाकी तो चीज़ तो वही है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ये सोच रहे थे कि फ़िज़िक्स तकरीबन कंप्लीट हो गए, लेकिन 19th सेंचुरी के एंड पे कुछ ऐसे साइंटिस्ट आ गए जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें एक नील बोहर है, मैक्स प्लांक है, आइंस्टाइन है। उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, कुछ ऐसे रिसर्च की, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट आ गए, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए और उनके पास कुछ ऐसे रिज़ल्ट आ गए, और उन रिज़ल्ट के बिना पे उन्होंने उस वक़्त के लोगों को ये रियलाइज़ करवा दिया कि फ़िज़िक्स तो अभी कंप्लीट नहीं हुई, बल्कि फ़िज़िक्स तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई। तो अब देखिए, उन्होंने एक न्यू ब्रांच, फ़िज़िक्स की एक न्यू ब्रांच की बुनियाद रखी, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न फ़िज़िक्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो मॉडर्न फ़िज़िक्स है, अगर आप मॉडर्न फ़िज़िक्स देख लें तो मॉडर्न फ़िज़िक्स में हम यूँ देखते हैं कि मॉडर्न फ़िज़िक्स एक जदीद फ़िज़िक्स, जिसको 19th सेंचुरी से पहले जो फ़िज़िक्स था वो क्लासिकल फ़िज़िक्स था, लेकिन 19th सेंचुरी के एंड पे जो न्यू एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, जो मतलब उन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिस तरह अमूमन तौर पे डेली रूटीन में जो एक बॉडी की जो मोशन है, वो तो हम न्यूटन लॉ से हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर एक बॉडी है इतनी स्पीड से जा रहा है और इतने टाइम तक अगर वो ट्रेवल करता है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, या उस बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी है, या मैक्सवेल इक्वेशन से। तो ये जितना भी फ़िज़िक्स था इसको हम क्लासिकल फ़िज़िक्स कहते थे। लेकिन मॉडर्न फ़िज़िक्स में जो न्यू फ़िज़िक्स, जिसको हम मॉडर्न फ़िज़िक्स कहते हैं, और उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट, जिस तरह अगर एक पार्टिकल है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ जा रहा है, अप्रोचेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो फिर उस स्पीड ऑफ लाइट से या अप्रोचेबल टू स्पीड ऑफ लाइट से अगर कोई पार्टिकल जा रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से तो कोई भी पार्टिकल ट्रेवल तो नहीं कर सकता, लेकिन हम यूँ सिंपल यूँ कह सकते हैं कि अप्रोचेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो इतने हाई स्पीड से इस तरह की जो स्पीड है, इस तरह की जो मोशन है, फिर हम न्यूटन लॉ से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा सकते। तो इस वजह से फिर जदीद मॉडर्न फिज़िक्स की ज़रूरत पड़ गई, जिसमें हमारे पास अमूमन तौर पे हम न्यूक्लियर फिज़िक्स भी पढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे पास रिलेटिविस्टिक फ़िज़िक्स है, ठीक है, रिलेटिविस्टिक फ़िज़िक्स है। इसके अलावा पार्टिकल फ़िज़िक्स है, ठीक है, पार्टिकल फ़िज़िक्स है। इसके अलावा हमारे पास एटॉमिक फ़िज़िक्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ न्यू ब्रांचेज आ गई आफ्टर मीन्स के एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के एंड पे। तो न्यूक्लियर फिज़िक्स, जिसमें हम न्यूक्लियाई को स्टडी करते हैं। आप न्यूक्लियाई आप खुद देख लें, न्यूक्लियाई मीन्स की द स्टडी ऑफ जो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल हम स्टडी करते हैं, जिस तरह न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। हमने तो सिर्फ दो नाम सुने हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, लेकिन अब देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर पूरा एक सब्जेक्ट न्यूक्लियर फिज़िक्स लेकर हुआ है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितने पार्टिकल्स इसमें हैं, मतलब कितना मतलब इसके अंदर नॉलेज आ गया, ठीक है। इसके अलावा रिलेटिविस्टिक फ़िज़िक्स है, पार्टिकल फ़िज़िक्स है, एटॉमिक फ़िज़िक्स है। तो ये हमारे पास एक मॉडर्न फ़िज़िक्स वजूद में आ गई। लेकिन इसके अलावा कुछ इंटर डिसिप्लिनरी एरिया ऑफ फिज़िक्स भी है। इंटर डिसिप्लिनरी एरिया से मुराद यह है कि वो नॉलेज किसी दूसरे सब्जेक्ट का नॉलेज फ़िज़िक्स की नॉलेज में मर्ज करना, मीन्स के फ़िज़िक्स और एक दूसरे सब्जेक्ट का नॉलेज आपस में क्या करना, आपस में मर्ज करना। इसको हम कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी एरिया ऑफ फिज़िक्स। इसमें जिस तरह हमारे पास फ़िज़िकल केमिस्ट्री, बायोफिज़िक्स, जिस तरह हम कहते हैं कि
बायोलॉजी के जो एप्लीकेशन है वो फिज़िक्स, इस तरह एस्ट्रोफिज़िक्स, एस्ट्रोस्टार वगैरह, हेल्थ फिज़िक्स एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास इसको हम कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी एरिया ऑफ फिज़िक्स। इसके अलावा हमारे पास फ़िज़िक्स की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस भी है। जिस तरह इम्पॉर्टेंस ऑफ फ़िज़िक्स और इसकी स्कोप क्या है आजकल के जदीद दौर में, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, फास्ट मीडिया कम्युनिकेशन का दौर है, जिसमें हम फास्ट कम्युनिकेशन मीडिया, आप टेलीविज़न पे घर पे बैठ के आप कहीं पर भी जो कुछ रहनुमा होता है आपको फ़ौरन पता चल जाता है थ्रू सैटेलाइट के ज़रिए, आप टीवी पे देखते हैं। तो ये मीडिया का दौर है। इसके अलावा फास्ट कम्युनिकेशन, आप मोबाइल फ़ोन पर आप बात करते हैं। तो ये हमारे पास जितनी भी इजादात है, जितनी भी इन्वेंशन है, इसमें सारे फ़िज़िक्स के क़वानीन इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर चिप, जिस तरह कंप्यूटर में जो चिप इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा GPS ट्रैकिंग सिस्टम है, मतलब GPS जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो भी हमारे पास है। ये सारे जितनी भी इन्वेंशन है, जितनी भी चीज़ें हैं आजकल के जदीद दौर में, तो ये इसमें सारे जितने भी क़वानीन इस्तेमाल होते हैं, लॉज इस्तेमाल होती है, वो फिज़िक्स की है। इस तरह हमारे पास मेडिकल फ़िज़िक्स में देख लें तो मेडिकल फ़िज़िक्स सारी मेडिकल फील्ड में देख लें तो मेडिकल फील्ड में जिस तरह आप अस्पतालों में एक्स-रेज़ मशीन आप यूज़ करते हैं, आप माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, तो इस एक्स-रेज़ की मदद से आप किसी भी बॉडी के अंदर पेशेंट को, आप उसके अंदर जो डिजीज़ है आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोस्कोप के ज़रिए आप देखिए बायोलॉजी में आप सेल को आप स्टडी करते हैं। सेल के अंदर आपके पास काफ़ी सारे पार्ट्स है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सेल वॉल, मुख्तलिफ़ किस्म के ये पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स को स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। आप खुद अंदाज़ा लगा लो, अगर माइक्रोस्कोप ना होता तो इन चीज़ों को देखना बहुत मुश्किल होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़िज़िक्स एक अहम रोल अदा करता है बाकी साइंस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये तो हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ फ़िज़िक्स। तो इंशाल्लाह ये हमारे पास पहला लेक्चर था। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स। ओके।